तो मित्रों, आज हम आपके जो एथिक्स का आपका यूपीएससी का सिलेबस है उसका ये दूसरा पार्ट है, एटीट्यूड कवर करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम एटीट्यूड, इसके कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और फिर अगले लेक्चर में एटीट्यूड के ही जो ये बाकी की चीजें हैं, यहाँ पे ये देखिए आपका ये यूपीएससी का सिलेबस है, ये सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है एटीट्यूड। तो इसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ तक, स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन तक, और किस तरीके से आप बिहेवियरल चेंज ला सकते हैं लोगों में, उनके एटीट्यूड में चेंज ला सकते हैं, एटीट्यूडनल चेंजेस लाने के तरीके क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी उसके बाद आपके मॉरल, पॉलिटिकल एटीट्यूड, ये सारी चीजें भी इसमें, सोशल इन्फ्लुएंसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए हैं तो परसुएशन आपका उसमें एक टॉपिक रहता है सोशोलॉजी ऑप्शनल में। तो वो सारी चीजें की बूमरांग इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नए लर्नर है, आपको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है भाई जिंदगी में, तो पिछले सारे पहले लेक्चर देख लो, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्लासेस को कैसे आपने अपने आंसर के साथ लिंक करना है, और जो थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको आंसर में डालना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है उस थ्योरी को, और इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे हम ये भी देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी ने जो पहले पूछ लिए हुए हैं एक बार, तो ये सारे क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे जब एक बार ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसी लेक्चर में हम ये सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एटीट्यूड से। देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड, हाउ कैन यू चेंज द एटीट्यूड्स ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, एंड ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड, how much impact does the attitude of an administrator have in his approach of administration। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सारी चीजों को जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड, व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइंस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस, व्हाट डू यू मीन बाय रैशनैलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इसमें बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन देने की आप कोशिश करो। क्योंकि जब भी आप यूपीएससी का सिलेबस देखोगे, पेपर जब देखोगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि अपने वर्ड्स में सारी चीजें लिखनी है, अनटिल और अनलेस कि उस पर्टिकुलर चीज से एसोसिएटेड कोई बड़े थिंकर का नाम ना हो। जैसे कि हमारे बेंथम हो गए यूटिलिटेरियनिज्म से रिलेटेड, ठीक है, और डेविड ग्रोट हो गए आपके वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से रिलेटेड। जब तक आपके कोई ऐसे बड़े थिंकर के नाम कहीं पे एसोसिएटेड ना हो उस टर्म के साथ, तब तक आप सारी चीजें अपने ही वर्ड्स में लिखो। तो एटीट्यूड का भी आपने अपना सा कॉमन सा मीनिंग बना देना है। बेसिकली एटीट्यूड क्या होता है, ये मैंने डेफिनेशन उठाई हुई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इंटरनेट से उठाई हुई है, और एटीट्यूड को ऐसे कोई भी आदमी डिफाइन नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी सोशियोलॉजिकल टर्म में एटीट्यूड क्या होता है कि इट इज अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड और सेट ऑफ व्यूज दैट आर सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग, और इट कैन बी अ फीलिंग। ये सारी चीजें हो सकती है। एटीट्यूड के पार्ट्स क्या क्या हैं? एटीट्यूड एक स्टेट ऑफ माइंड है कि आपका दिमाग उस वक्त सोच क्या रहा है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, या फिर हो सकता है कि आपके जो सेट ऑफ व्यूज हैं उनको भी हम एटीट्यूड बोलेंगे, या फिर एक सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग। जैसे एटीट्यूड हम बोलते हैं ना कि ही इज वेरी नेगेटिव आदमी, कैसा एटीट्यूड होगा उसका, जो भी चीज उसको आप बोलोगे वो काउंटर करने की कोशिश करेगा, वो उससे अच्छी चीजें लेने की कोशिश नहीं करेगा। ही वुड नॉट बी एन एब्जॉर्प्टिव काइंड ऑफ पर्सन, वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपको रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा, उसे हम कहते हैं नेगेटिव एटीट्यूड। तो ये उसका एक सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग बन चुका है, राइट? ये उसका एक सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग बन चुका है कि मैं जो भी चीज सुनूंगा सिर्फ इसलिए सुनूंगा ताकि मैं उसको काउंटर कर सकूं, सिर्फ इसलिए हमें उसे ध्यान से सुनना है। नेगेटिव आदमी की ये थिंकिंग रहती है। तो नेगेटिव आदमी कैसा हुआ? एक ऐसा आदमी जिसका एक सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग है, जो कि नेगेटिवली ही सोचता है किसी बारे में,
राइट। तो एटीट्यूड की अगर एक जनरल सी हमें डेफिनेशन बतानी हो तो क्या होगी कि साइकोलॉजिकल टर्म्स में एटीट्यूड रेफर्स टू अ सेट ऑफ इमोशंस, प्री कंसीव्ड नोशंस और बिलीव्स और बिहेवियर टुवर्ड अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, थिंग और इवेंट। एक पर्सन के लिए भी आपका कुछ एटीट्यूड हो सकता है। एटीट्यूड माने एक ऐसा इमोशन जो कि आपकी रिफ्लेक्सेस में आ चुका है। जो आपके रिफ्लेक्सिव जो आपके एक्शंस होते हैं आपकी बॉडी के, उन एक्शंस में जो स्टेट ऑफ थिंकिंग, जो आपकी जो भी रैशनैलिटी उसमें इंक्लूड होती है, जिन चीजों को आधार मान के आप वो एकदम वाला डिसीजन, इमीडिएट वाला डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल, अगर सांप आपको काटने को आ रहा है, आपको एकदम से बचना पड़ेगा। आप दो लोग हो, एक रोड में तेजी से गाड़ी भाग रही है, आप रोड के एक साइड में चल रहे हो। आपके पास एक ऑप्शन है कि सबसे पहले आप अपने आप को सेव करो, या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आपके बगल में जो आदमी चल रहा है उसको पहले धक्का दो, फिर रोड से ऊपर आओ। अदरवाइज, क्योंकि उसने कान में अपने हेडफोन लगा के रखे हुए हैं, उसे पता ही नहीं है कि पीछे से गाड़ी भी आ रही है, उतनी तेजी से भाग रही है। तो उन सारे ऐसे इमीडिएट एक्शंस में जो थिंकिंग आपके पीछे काम करती है, वो हुआ आपका एटीट्यूड जो कि आपके खून में बस चुका है। जो वे ऑफ थिंकिंग, आपकी थिंकिंग का बिल्कुल एक सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग जो बन चुकी है, वो हुआ आपका एटीट्यूड। आई होप द मीनिंग इज क्लियर टू यू। एटीट्यूड तो ये एक इवेल्युएटिव फीचर होता है किसी आदमी का। इन फीचर्स पे बेस्ड आप उस आदमी की पर्सनैलिटी आप एसेस कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि वो आदमी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो रोड साइड में आप चल रहे हो, दो लोग हैं, आपका जो साथी है उसने हेडफोन लगा के रखा हुआ है, उसे पता नहीं है पीछे से इतनी तेजी से गाड़ी भाग रही है। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप पहले उसको धक्का देते हो तो हो सकता है कि आपके पास अपने आप को बचाने का ऑप्शन ना रहे, क्योंकि तब तक गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। तो उस समय आप कौन सा डिसीजन लोगे? क्या आप पहले उसको बचाओगे या नहीं बचाओगे? क्यों? क्योंकि अगर आपने धक्का नहीं दिया, उसका मरना तो कंफर्म है। लेकिन अगर धक्का आपने उसको दे दिया बाहर रोड से, अपने जो आपकी वॉकिंग के लिए जो भी वहां पे पाथवे बना हुआ है, अगर आपने उस तरफ को उसका धक्का दे दिया, इसका मतलब है आपके बचने के सिर्फ 50% चांस रह जाते हैं। तो आप ऐसे में क्या करोगे? वो हुआ आपका एटीट्यूड। आपके खून में वो थॉट, वो थिंकिंग बस चुकी है। तो वो आपके एकदम जो रिफ्लेक्सिव एक्शंस होते हैं, तो उन एक्शंस में दिखती है वो सारी चीजें, राइट। नेक्स्ट अब आता है कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। ये आपके यूपीएससी के सिलेबस में है ये सारी चीजें, इसलिए आप डिनाई नहीं कर सकते इन चीजों को। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि मुझे ये प्रिपेयर नहीं करना है। यूपीएससी कभी भी पूछ सकती है, सिंपल वो क्वेश्चन दे देगी, व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड, what are its various components are, and how can you develop those components in your peer members। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी भी कैसे भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप हर चीज को प्रिपेयर करो। आपको इन सारे कंपोनेंट्स में इंटरनेट में या फिर जो बुक्स हैं उसमें बहुत बड़े बड़े लेक्चर, उसमें काफी ज्यादा लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा शब्दों में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जितना कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको आंसर लिखना होता है यूपीएससी में, बस आपको ये इस तरीके से वर्ड्स लिखने होते हैं, 2 लाइन में एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपको पहरा लिखने का वहां पे टाइम ही नहीं है। ठीक है, आपको एग्जामिनर को एक्सप्लेन नहीं करना होता है, आपको बस बताना होता है कि हमारा वे ऑफ थिंकिंग क्या है और हम ऐसा भी सोच सकते हैं। बस इतनी सी इंडिकेशन देनी होती है। एग्जामिनर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। तो आपने बस ये कंपोनेंट्स याद रखने हैं। क्या क्या एटीट्यूड के ऐसे कंपोनेंट्स है? सबसे पहला कॉग्निटिव कंपोनेंट, फिर आता है आपका एफेक्टिव कंपोनेंट, फिर आता है आपका बिहेवियरल कंपोनेंट। देखो, कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या हुआ? कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव एक और टर्म हमने पढ़ी थी, कॉग्निटिव डिसोनेंस शायद, या फिर हम कॉग्निटिव डिसोनेंस अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, ये सारी चीजें जहां जहां ये कॉग्निटिव चल रहा है ना, कॉग्निटिव का मतलब एक ऐसी लर्निंग से होता है जो आप अपनी रैशनैलिटी पे बेस्ड, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो नॉलेज आप लेते हो,
जो आप अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे नॉलेज लेते हो, उसको हम कहेंगे कॉग्निटिव लर्निंग, उसको हम कहेंगे कॉग्निटिव नॉलेज, राइट। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है? जो आपके बिलीफ्स है, जो आपकी नॉलेज है, उस पे बेस्ड जो आपका एटीट्यूड है, वो हुआ आपका कॉग्निटिव एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल, आपको अफगानिस्तान में आजकल क्राइसिस चला हुआ है, भयंकर क्राइसिस है, आदमियों को खाना नहीं मिल रहा है वहां पे, और इवन ऑफिशियली तालिबान इज सपोर्टिंग स्मगलर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। कुंदुज के इलाके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और जो ये ईरान का बॉर्डर है, जरंज का जो एरिया है, वहां से होते हुए बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग हो रही है आजकल अफगानिस्तान में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको उस सिचुएशन में भेज दिया, यहां से आपको भेज दिया, जाओ अफगानिस्तान में रह के आओ 10 साल तक, आपकी वहां पे एटीट्यूड ही एकदम चेंज हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज आपकी कॉग्निटिव लर्निंग चेंज हो गई। उस एनवायरमेंट में आपके आपके मन में ये बिलीफ, ये नॉलेज आपके मन में बैठ गई कि आदमी बड़ा ही लुच्चा किस्म का इंसान है, और अपने हितों की रक्षा के लिए वो किसी को भी मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो हुई आपकी कॉग्निटिव लर्निंग, और ये कॉग्निटिव लर्निंग डिपेंड करती है कि आपको एनवायरनमेंट कैसा मिलता है, उसी हिसाब से आपकी कॉग्निटिव लर्निंग बनेगी। और अगर वो कॉग्निटिव लर्निंग बहुत लंबे टाइम तक आपके दिमाग में बैठ गई वो चीजें, तो आपका एटीट्यूड भी वैसा ही बन जाएगा। तो इसलिए कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड कहता है कि आपके जो अपने पर्सनल बिलीफ्स हैं, जो कि आपने गैदर किए हुए हैं आफ्टर योर एक्सपीरियंसेस इन द एनवायरनमेंट यू आर लिविंग इन, तो उस नॉलेज के बेसिस पे, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप जो अपने बिलीफ्स बनाते हो, उसे हम कहेंगे कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ योर एटीट्यूड। नेक्स्ट आता है अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट माने अफेक्शन। अफेक्शन क्या होता है? फीलिंग। जैसे हम कहते हैं ना कि अब हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए कि अफेक्शन का मतलब लिख लो कि भाई हाँ, प्रेम वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो वैसी जो भावना, आपकी जो फीलिंग किसी आदमी के लिए है, फॉर एग्जाम्पल आपको फिर से आपको अफगानिस्तान में ही भेज दिया, लेकिन आपको अफगानिस्तान में एक ऐसी कंट्री से भेजा, फॉर एग्जाम्पल आपको नॉर्डिक कंट्री से, किसी नॉर्डिक कंट्री से, नॉर्डिक कंट्रीज हुई आपकी जो ये एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, इनकी बहुत अच्छी लाइफ है वहां पे, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल ये जीते हैं वहां पे। तो फॉर एग्जाम्पल आप 40 साल के हो या 45 साल के हो, और आपको उस वक्त स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में अगर आपको आज के दौर में अफगानिस्तान में भेजा जाए, तो आप वहां पे अफेक्शन फील करोगे अफगानिस्तानियों के लिए। आप अफगानियों के लिए फीलिंग रखने लग जाओगे कि भाई बेचारे यार कितना सफर कर रहे हैं। और अब आप वहां पे अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्टेबल एटीट्यूड के हो। आप ये मान चुके हो, जिस एनवायरनमेंट में आप जी रहे हैं, आप ये मान चुके हो कि इंसान को एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए, बिल्कुल वैसी जैसी आपको एस्टोनिया में मिलेगी, जैसी आपको नॉर्वे में मिलेगी, स्वीडन में मिलेगी, फिनलैंड में मिलेगी, वैसी लाइफ सबको मिलनी चाहिए। तो इस वजह से आप एक अफेक्शन जनरेट कर दोगे, अफेक्शन, दिल में फीलिंग्स आप ला दोगे अफगानियों के लिए, ठीक है। और अब आप अफगानिस्तानी लोगों के भलाई के लिए वहां पे काम करने लग जाओगे, यहां तक कि आप तालिबान के खिलाफ भी बोलने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके एटीट्यूड में एक अफेक्टिव कंपोनेंट है, फीलिंग्स है आपके एटीट्यूड में, इंसानों के लिए, इंसानों के हित में कुछ करने के लिए, वो हुआ आपका अफेक्टिव कंपोनेंट। देखो कई लोगों का एटीट्यूड होता है एनिमल्स के लिए बहुत ही अच्छा, वो हुआ इफेक्टिव कंपोनेंट। व्हाई? बिकॉज उनके अंदर वो फीलिंग्स है कि यस, भले ही हमें अपना सारी धन दौलत लगा देनी पड़े, हम जंगलों की रक्षा करेंगे, हम जंगलों को बचाएंगे, ट्री प्लांटेशन करेंगे, अपने पैसों से करेंगे। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? अफेक्टिव कंपोनेंट की वजह से, राइट। ये हुआ इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ योर एटीट्यूड। नेक्स्ट, बिहेवियरल कंपोनेंट, आपके व्यवहार का एक कंपोनेंट है, और ये हुआ एटीट्यूड की एप्लीकेशन। बेसिकली इट इज एप्लीकेशन बेस्ड कंपोनेंट,
ठीक है, सिंपली ऐसे मान लो। बिहेवियरल कंपोनेंट मतलब ये दोनों चीजें, कॉग्निटिव कंपोनेंट और अफेक्टिव कंपोनेंट, दोनों जब आपके बिहेवियर में आ जाए और आप इन दोनों के अकॉर्डिंग, अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसे बिहेव करने लग जाओ, वो हुआ आपका बिहेवियरल कंपोनेंट, प्री डिस्पोजिशन ऑफ एक्ट। बिहेवियरल कंपोनेंट माने अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे अजीत डोभाल हो गए, वो टाइम के बहुत स्ट्रिक्ट माने जाते हैं। किसी टाइम पे अगर आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है तो आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पे, ना एक पाई इधर ना एक पाई उधर, उसी टाइम पे आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा अजीत डोभाल से मिलने, नहीं तो वो चले जाएंगे वहां से। ये हुआ उनका बिहेवियरल कंपोनेंट। उन्होंने अपनी अपनी टाइम की जो उनकी प्लानिंग है, उस टेक्निक को उन्होंने इतना अपना ही हिस्सा बना दिया है, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना दिया है, और वो अब उनके बिहेवियर का पार्ट बन चुका है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टाइम का सदुपयोग करने वाला उनका एक एटीट्यूड है। तो हम मान सकते हैं कि इस एटीट्यूड के बेसिस पे हम एक प्री डिस्पोजिशन भी क्रिएट कर सकते हैं कि भाई अजीत डोभाल से मिलना है तो उन्हीं के टाइम पे पहुंचना है। ये हुई प्री डिस्पोजिशन, नहीं तो वो नहीं मिलेंगे। 9 बजे बोला है तो 9 ही बजे मिलना है, नहीं तो वो नहीं मिलेंगे, कंफर्म है। ये हुई प्री डिस्पोजिशन ऑफ एन एक्ट कि भाई आदमी किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करेगा। बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड अगर आप किसी आदमी का जानते हो तो आप एकदम सटीक प्री डिस्पोजिशन बना सकते हो, प्रिडिक्शन कर सकते हो किसी भी आदमी के फ्यूचर एक्ट की, कि वो किस तरीके से एक्ट करेगा कहीं पे। आई होप कंपोनेंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कुछ आपको टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है इंपॉर्टेंट है और आपको ये नोट डाउन करनी है कि क्या होता है। सबसे पहले एटीट्यूड स्ट्रेंथ, बड़े जल्दी में ये कंप्लीट करेंगे। एटीट्यूड स्ट्रेंथ क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, जैसा आपको शब्द कह रहे हैं बिल्कुल वैसा इसका मीनिंग है कि भाई आपका एटीट्यूड स्ट्रांग कितना है। ठीक है, मान लो आप गुस्से वाले हो, ये आपका एटीट्यूड है। कितने गुस्से वाले हो, कितने स्ट्रांग है आपका एटीट्यूड, मतलब कितनी जल्दी आप कहीं पे भी गुस्सा कर सकते हो। क्या आपका एटीट्यूड इतना स्ट्रांग है गुस्से वाला कि आप अपने अपने सीनियर्स पे भी गुस्सा कर दोगे, आप अपने मैनेजर पे भी गुस्सा कर दोगे। यू कैन शो एंगर टू योर मिनिस्टर व्हेन यू आर सर्विंग एज हिज असिस्टेंट। ये हुआ आपकी एटीट्यूड का स्ट्रेंथ कि हाउ स्ट्रांग एंड हाउ इंटेंस योर एटीट्यूड इज, सैड एटीट्यूड इज। ओके, नेक्स्ट आता है एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी। अब देखो, जब हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, 2-3 चीजें हमें याद रखनी है कि एटीट्यूड क्या है। ये एक ऐसे थॉट प्रोसेस है जो सेव तो आपकी मेमोरी में है, लेकिन एकदम से ये इतना इंटेंस होता है थॉट प्रोसेस कि एकदम से आपके रिफ्लेक्सेस में ये आ जाता है। नर्वस सिस्टम एकदम से सिग्नल दे देगा आपकी रिफ्लेक्सेस को, आपकी बॉडी पार्ट्स को, कि आपको किस तरीके से एक्ट करना है, कहां पे। राइट, यही तो हमारी बॉडी का प्रोसेस होता है। दिमाग से डायरेक्शन मिलेगी, आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू आएगी और आपका हाथ फिर हिलने लग जाएगा। यही तो प्रोसेस होता है। तो जितना जल्दी आप अपने एटीट्यूड को अपनी मेमोरी से एक्सेस कर पाओगे और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले पाओगे, वो हुई आपकी एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ये हुआ आपका एटीट्यूड। कितनी ज्यादा जल्दी आप गुस्सा कर सकते हो, मतलब कोई भी बुरी बात आपने अपने बारे में सुनी और एकदम से आप रिएक्ट कर गए, गुस्से के साथ आपने फाइलें फाड़ दी, कितनी जल्दी आप ऐसा रिएक्शन कर देते हो। ये हुई आपकी एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी कि भाई हाउ फास्ट, हाउ इजीली योर एटीट्यूड गेट्स रिट्रीव्ड फ्रॉम योर मेमोरी। यूजुअली जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं उनकी एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी नेगेटिव एटीट्यूड्स की उतनी ज्यादा नहीं होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स की बहुत अच्छी होती है। वो एकदम से जोक क्रैक कर देंगे। कोई भी आदमी अगर बहुत सैड हो तो वो एकदम से जोक क्रैक कर देंगे। आप वैसे जोक इमेजिन कर भी नहीं सकते हो, हर्ट भी नहीं करेंगे वो जोक, और आपका माइंड भी फ्रेश कर देंगे। अच्छे लीडर्स की यही क्वालिटी होती है, ये उनका एटीट्यूड है। खुद ही जोक एकदम से बना देंगे, वो शायरी क्रैक कर देंगे वहां पे। दिस इज देयर एटीट्यूड, क्योंकि वो एकदम से, वो सोच के नहीं करते हैं वो सारी चीजें, एकदम से उनके मुंह में वो सारी चीजें, वो सारी बातें आ जाती है। दैट इज देयर एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी। तो जो अच्छे लीडर हैं उनके पॉजिटिव एटीट्यूड की एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और नेगेटिव एटीट्यूड को वो बड़े लंबे टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं। वो गुस्से को बहुत लंबे टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इजीली आप उनके गुस्से को तो रिट्रीव नहीं कर सकते, बट
उनकी उन स्किल्स को, वो अपनी उन स्किल्स को माइंड की मेमोरी से एकदम से रिट्रीव कर सकते हैं, जिनको कि हम पॉजिटिव स्किल बोल सकते हैं। आई होप एक्सेसिबिलिटी भी क्लियर। अब आता है एटीट्यूड एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस क्या होता है? काइंड ऑफ डिसोनेंस, कि भाई आपके अंदर किसी चीज के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, नेगेटिव एटीट्यूड भी है। ऐसा ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, तो वो अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या होता है वो। बेसिकली इसी का ही सब पार्ट वो है जो हम अभी सिलेबस कवर कर रहे हैं, इसी चैप्टर का वो सब पार्ट है, लेकिन आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा ये लेक्चर। तो एटीट्यूड एम्बिवेलेंस को अगर हम शॉर्ट में देखें कि आप किसी चीज के बारे में पॉजिटिव में भी सोच रहे हो, नेगेटिव में भी सोच रहे हो, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप सोच रहे हो कि हाँ यार, आप मान लो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन है, आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि किसी आदमी को आपने अपनी कंपनी के लिए अपॉइंट करना है या नहीं करना है, और आप ही यहाँ पे इस टाइम एम्बिवेलेंस में हो कि यार ये आदमी अच्छा भी है, बुरा भी है। इस वजह से क्या होता है, अच्छे और बुरे दोनों चीजों की पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड जब आप किसी चीज के लिए रख लेते हो, तो आप फिर डिसीजन नहीं ले पाते हो, डिसीजन टेकिंग की कैपेसिटी आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन एनालिटिकल कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होती है जरूर। तो आप एनालिटिकल बहुत अच्छे हो सकते हो, बट डिसीजन मेकिंग की आपकी जो कैपेसिटी है वो एम्बिवेलेंस के कारण थोड़ी खत्म हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? देयर कैन बी कंफ्लिक्टिंग वैल्यू सिस्टम। मान लीजिए आप वही इंटरव्यू बोर्ड के आप चेयरमैन हैं, आपको आपकी एक प्री डिस्पोजिशन है, आपकी एक प्री डिस्पोजिशन है कि भाई आपको गुस्से वाला आदमी भी चाहिए ताकि वो अपना रौब भी बना सके कंपनी के कर्मचारियों में, ताकि कंपनी अच्छे से काम करती रहे, लेकिन वो थोड़ा शांत भी होना चाहिए। अब ये तो दो अलग अलग वैल्यूज है, गुस्सा होना और शांत होना, ये दोनों एकदम कन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं। ये आपकी दो अलग अलग वैल्यूज हैं। तो ये दोनों वैल्यूज जब आपकी घर कर चुकी है आपके दिमाग में कि भाई आदमी में ये दोनों एक साथ होनी चाहिए, तो उस वक्त आप एम्बिवेलेंस में आ सकते हो, एटीट्यूड एम्बिवेलेंस में। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आदमी के बारे में, ऐसा वैल्यू सिस्टम की डिफरेंस के कारण भी हो सकता है। मान लो आदमी यूएसए में और इंडिया में दोनों जगह पे रहा हो, दोनों के कल्चर्स उसने जिए हो। अब कुछ ऐसी चीजें हैं यूएसए के कल्चर में और इंडिया के कल्चर में जो कन्फ्लिक्टिंग है, तो जब उसने किसी तीसरे कल्चर को कभी एनालाइज करना हो, तो वो अपने को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देगा। व्हाई? बिकॉज ही वुड नॉट बी एबल टू डिसाइड कि वो अच्छी बात है या बुरी बात है। क्यों? क्योंकि उसने वो दोनों चीजें देखी हुई है, एक तरफ से वो अच्छी भी है, दूसरी तरफ से बुरी भी है। सो दिस इज एटीट्यूड एम्बिवेलेंस। नेक्स्ट, एटीट्यूड इवॉल्व कैसे होते हैं? ये जानना आपके लिए क्यों जरूरी है कि एटीट्यूड इवॉल्व कैसे होते हैं? इसलिए जरूरी है क्योंकि जब यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है कि भाई एटीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं क्या, तो कैसे कर सकते हैं, तो उस कैसे का आंसर देने के लिए आपको ये पता होना पहले जरूरी है कि एटीट्यूड इवॉल्व कैसे होता है, पहले ये तो जान ले। तो डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या होते हैं एटीट्यूड के? सबसे पहले होता है जेनेटिक फैक्टर। अब कई लोगों का एटीट्यूड जेनेटिक होता है, ये बात सही है। देयर आर सर्टेन एटीट्यूड्स, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी गेट जेनेटिकली फ्रॉम आवर प्रीडेसेसर्स। जैसे फादर हो गए, मदर हो गए, उनके कुछ एटीट्यूड बच्चों में भी आते हैं और ये जेनेटिक होते हैं। बिल्कुल ये बात सही है, जेनेटिकली भी आप एटीट्यूड्स को ट्रांसफर कर सकते हो। बाप गुस्से वाला है, बेटा भी एक ना एक होगा, ऐसा होता है। नेक्स्ट, बाय बर्थ भी होता है एटीट्यूड, ये नेचुरल चीजें होती है। जैसे अभिमन्यु हो गया, आप एग्जांपल भी कोट कर सकते हो। जैसे जब पूछा, मान लो यूपीएससी ने पूछा कि एटीट्यूड इवॉल्व कैसे होते हैं, डेवलप कैसे होते हैं आदमी में, तो आप यहाँ पे अभिमन्यु का एग्जांपल कोट कर दो। फॉर एग्जांपल, इन द एपिक ऑफ महाभारता, अभिमन्यु उसका एटीट्यूड या उसकी जो लर्निंग है, राइट। अब युद्ध कौशल भी एक एटीट्यूड ही है, तो वो एटीट्यूड उसको कहाँ मिला? पेट के अंदर मिला, राइट, एक स्टोरी के हिसाब से। तो ऐसी चीजें जब जहां पे हो, तो वो बाय बर्थ आपका एटीट्यूड माना जाएगा। नेक्स्ट आता है अपब्रिंगिंग, कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, कैसे एनवायरनमेंट में आप पले बड़े हो, आपके आपके फैमिली कैसी रही थी, उनकी सोच कैसी है, उनकी फैमिली में डिस्कशन कैसे चले हैं, और डिस्कशन का कंक्लूजन आपने क्या निकाला है अपनी अर्ली लाइफ में, उसी बेसिस पे आपके अगले एक्सपीरियंस भी बनेंगे। तो आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है आपके एटीट्यूड का। नेक्स्ट, कॉग्निटिव ऑब्जर्वेशंस।
ये कुछ जैसे मैंने आपको बताया कॉग्निटिव चीज क्या होती है, कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है, आपने जो अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड लर्निंग ली हुई है अपनी लाइफ में, वो ये आपकी कॉग्निटिव लर्निंग। आपने आसपास कुछ देखा, फिर आपने देखा कि हाँ चिड़िया दोनों पंख फैला के उड़ती है, एक पंख फैला के उड़ेगी तो वो उल्टी हो जाएगी, है ना, ये हुई आपकी कॉग्निटिव लर्निंग। आपने कहीं पे बुक में नहीं पढ़ी ये चीज, एक्सपीरियंस से देखी है। तो आपने जो एक्सपीरियंस की हुई है चीजें, उस हिसाब से भी आपका एटीट्यूड बन जाता है कई बार। मान लो आपको इलॉन मस्क के स्पेसएक्स में आपको भेज दिया जाए, आप देख रहे हो यार स्पेसएक्स कितना बड़ा काम कर रहा है, ये पता नहीं ये वो क्या बना रहा है, वो फाल्कन 9 फाल्कन हैवी, है ना, इतनी सारी चीजें हैवी, मतलब हैवी ड्राइवर बन गया है वो। तो आपकी वहां पे जो कॉग्निटिव लर्निंग होगी उससे आपका एटीट्यूड वैसा ही डेवलप हो जाएगा। भाई आदमी हो तो इलॉन मस्क जैसा, मैंने भी अब ऐसा ही करना है, एक बढ़िया सी ब्लू ओरिजिन मैंने भी बनानी है जेफ बेजोस की तरह, और फिर हम भी रॉकेट, अपन भी रॉकेट उड़ाएगा। ये होगी आपकी फिर कॉग्निटिव एटीट्यूड जो आप में डेवलप होगा। नेक्स्ट आता है वर्क एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड भी आपके एटीट्यूड डिसाइड होते हैं कि आपको वर्क एनवायरनमेंट कैसा मिला है, आपके सीनियर्स कैसे हैं, आपके जूनियर्स आपसे कैसे बिहेव करते हैं, क्या आपके जूनियर्स सिर्फ जी जनाब करने वाले हैं। अगर ऐसे जूनियर्स आपको मिले हैं कि हाँ भाई ठीक है भाई जी ओके मैं ये कर दूंगा, अगर ऐसे जूनियर मिले हैं मतलब आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाएगी। वाई? बिकॉज वो आपको आपकी नेगेटिव चीजें तो पॉइंट आउट कर ही नहीं रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप स्वयंभू हो, आप ईश्वर हो, हम ब्रह्मास्मि वाली चीज आपके साथ नहीं है, आप सब कुछ ही सही कर दोगे, ऐसा नहीं है, कभी भी आप गलत कर सकते हो। तो आपका एटीट्यूड कैसा बन जाएगा ऐसे आदमियों के बीच रह के जो कि जी हुजूरी वाले करने हो कि भाई हम ब्रह्मास्मि, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। तो आपका एटीट्यूड वैसा बन जाएगा। तो वर्क एक्सपीरियंस भी डिसाइड करते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा होगा। आई होप ये लेक्चर में सारी चीजें आपको कवर हो रही होगी। अब आते हैं उस क्वेश्चन में कि क्या अब आप अपने लोगों के एटीट्यूड बदल सकते हो। देखो इन दोनों चीजों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी चीजें है ही नेचुरल। ठीक है, यहां से हम एटीट्यूड में चेंज ला सकते हैं इन तीन चीजों से रिलेटेड, इन तीन फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि चाइल्ड की अपब्रिंगिंग कैसे होनी है, उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट चेंज करने की कोशिश हम कर सकते हैं। हम आदमी की कॉग्निटिव ऑब्जर्वेशंस की जो कंडीशंस है, जो एनवायरनमेंट है उसका, हम उसमें चेंजेस लाके उस आदमी का एटीट्यूड बदल सकते हैं। वर्क एनवायरनमेंट चेंज करके हम एटीट्यूड बदल सकते हैं। तो ये हुआ उसका आंसर। एक्चुअल में अगर थ्योरी बेस्ड आंसर है तो वो ये है। थ्योरी क्या कहती है कि क्या आप किसी का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके तीन रास्ते हैं। तीन रास्ते हैं, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग और तीसरा है आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या हुआ कि दे ट्राई टू क्रिएट पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शंस टू एन ऑब्जेक्ट पर्सन और इवेंट बाय एसोसिएटिंग पॉजिटिव फीलिंग्स विद द टारगेट ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऐसी कंडीशन आप पैदा कर दो, मान लो किसी आदमी का एटीट्यूड किसी भी चीज के लिए, फॉर एग्जांपल मार्स में लाइफ, हमारे पास एक एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, हम इसको एक ऑब्जेक्ट मान के चलें कि हाँ हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि मार्स पे हम लाइफ सेटल कर दें, और मेरा एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव है इस बारे में, मतलब एक एनवायरमेंटलिस्ट की तरह, सदगुरु की तरह कि भाई अर्थ इज द ओनली हैबिटेट इन विच ह्यूमन बींग्स कैन लिव, क्योंकि अर्थ से खूबसूरत कोई दूसरा है ही नहीं। भाई पहले तो आपको मार्स में ये बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, पौधे पहले खड़े करने पड़ेंगे, ऑक्सीजन लानी पड़ेगी, ये सारी चीजें। मेरा मान लो ऐसा कोई एक एटीट्यूड उसके लिए है। पर क्या मेरे इस एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है? यस किया जा सकता है। कैसे? एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दो जिससे मेरे अंदर एक पॉजिटिव इमोशन डेवलप हो जाए, या तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट डेवलप हो जाए उस चीज के बारे में, जानने के बारे में कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। मुझे ऐसी मूवीज दिखाएगा स्पेसएक्स, ऐसे फैक्ट दिखाएगा जिससे कि मेरे अंदर ये बिलीफ पैदा हो जाए, पॉजिटिव इमोशन पैदा हो जाए कि हाँ भाई मार्स पे कब्जा तो करना है, नेक्स्ट मिशन ह्यूमैनिटी का मार्स पे कब्जा करना होना चाहिए, हम एक नया वो एरा लाने वाले हैं वगैरह वगैरह। एक ऐसी कंडीशनिंग हम क्लासिकल क्रिएट कर दें जिससे कि पॉजिटिव फीलिंग हमारे उस चीज के बारे में आ सके। राइट। दूसरा आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग कि भाई टू स्ट्रेंथन द डिजायरेबल एटीट्यूड्स एंड वीकन द अनडिजायरेबल वंस,
कि जैसे मैंने ये आपको बताया यहाँ पे कॉग्निटिव एटीट्यूड एम्बिवलेंस की सिचुएशन होती है कई आदमियों में कि भाई हाँ मुझे ये करना भी है और नहीं भी करना है। तो ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली चीज है, ये कहती है कि करना भी है वाला आपका जो थॉट है इसको स्ट्रेंथन करो और इसको वीक करते जाओ, नहीं करना है वाला लेस डिजायरेबल एटीट्यूड को आप वीक करते जाओ। ये कैसे होगा? जब आप बार बार इसमें प्रैक्टिस करोगे, आप बार बार उसी चीज के बारे में सोचोगे, आप बार बार सोचोगे कि हाँ मुझे ये काम करना है, मैं एक कोचिंग सेंटर खोलूंगा और एकदम बढ़िया छाएगा, उससे आपका डिजायर और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। तो ये हुई आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कि भाई ये वही है जो मैंने आपको यहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग में बताया कि आपने जो जो चीजें ऑब्जर्व की है उस लर्निंग को ही आप चेंज कर दो, उस लर्निंग एनवायरनमेंट को ही आप चेंज कर दो, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आप चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान से कोई आदमी आया हुआ है, वो समझता है कि ह्यूमैनिटी बड़ी रिडिकुलस है, हर जगह गंदगी फैली हुई है और आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे आदमी को आप भेज दो यूरोपियन कंट्री में, बोलो जाओ 4 महीने वहां रह के आओ, और वो आदमी एक्साइटमेंट के साथ एकदम वापस आएगा कि भाई मुझे तो अफगानिस्तान ऐसा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग चेंज हो गई है, उसने एनवायरनमेंट अलग देख लिया हुआ है, उसकी ऑब्जर्वेशन चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से भी आप किसी आदमी का एटीट्यूड चेंज कर सकते हो। एथिकल एटीट्यूड पे अब चर्चा करेंगे कि व्हाट एटीट्यूड्स आर एथिकल एटीट्यूड्स, और इस पे क्वेश्चन एक बार आ चुका है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन था, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में वो सारे क्वेश्चन है। एथिकल एटीट्यूड क्या होते हैं? ऐसे एटीट्यूड जो एथिकल हो, बस सिंपल। ऐसे एटीट्यूड जो एथिकल हो, जो मॉरल हो। मॉरल एटीट्यूड और एथिकल एटीट्यूड एक ही तरीके के हैं, जो मॉरल हो। जैसे जैसे कहीं पे भी आपको कोई आदमी कहीं पेन में दिखे, कष्ट में दिखे, उसकी हेल्प करना, ये भी एक एटीट्यूड है। रिफ्लेक्सिव, जब आपकी रिफ्लेक्सिव ऐसे काम करने लग जाए कि हाँ भाई कोई आदमी कष्ट में है तो मुझे इसकी हेल्प करनी करनी है, कोई बुढ़िया जा रही है, मुझे इसका जो भी इसके जो इसका सामान है मुझे इसके घर तक छोड़ना है, ये हुआ आपका एटीट्यूड। ये आपकी बॉडी में अब बैठ चुकी है ये बात, और जब भी आप, ये आपके माइंड में बैठ चुकी है, जब भी आप किसी ऐसे आदमी को देखोगे तो बिना सोचे आप वो काम करने लग जाओ। ये वो आपका एथिकल एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड, मॉरल एटीट्यूड। तो इसकी डेफिनेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यू कैन जस्ट एग्जाम्पलीफाई कि एथिकल एटीट्यूड मीन्स कि द क्वेश्चनिंग डिसीजंस, बीइंग रिस्पेक्टफुल ऑफ व्यूज ऑफ अदर्स एंड डूइंग नो हार्म। ये बेसिकली कॉर्पोरेट लाइफ से रिलेटेड इन्होंने डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, मैंने इंटरनेट से निकाली हुई है डेफिनेशन इसकी। तो कॉर्पोरेट लाइफ से रिलेटेड ये एकदम डेफिनेशन है, बहुत तो ब्रॉड नहीं दी हुई है यहाँ पे। ब्रॉड डेफिनेशन वही हुई कि जो भी चीजें आपको एथिकल लगे, मॉरली राइट लगे, अगर आप रिफ्लेक्सिस के बेसिस पे उसको कर रहे हो, मतलब इमीडिएट डिसीजन बिना सोचे अगर आप उसको कर रहे हो अच्छी चीजों को, तो वो आपका एथिकल एटीट्यूड हुआ, राइट। जैसे आप कॉर्पोरेट लाइफ में एथिकल एटीट्यूड क्या हुआ कि आप डिसीजन तो लोगों को क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन उनका सुनने की भी आप में जिज्ञासा है, आप उनको सुन भी सकते हो और उनको आप कोई हानि नहीं कर रहे हो। अगर वो आपके खिलाफ बोल रहा है तो आप उनको कोई हानि नहीं करोगे, डूइंग नो हार्म टू हिम। ये हुआ आपका एथिकल एटीट्यूड इन बिजनेस। क्या है एथिकल एटीट्यूड? जैसे रेवरेंस हो गया। रेवरेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू होल्ड मॉरल वैल्यूज, टू सस्टेन देम एंड टू रिस्पॉन्ड देम। तो रेवरेंस क्या हुआ? द एबिलिटी टू होल्ड मॉरल वैल्यूज एंड टू सस्टेन देम एंड टू रिस्पॉन्ड टू देम। मॉरल वैल्यूज आपने सस्टेन करनी है, अपने अंदर रखनी है वो सारी चीजें, और एकदम से वो आपके खून का हिस्सा बन जानी चाहिए, आपके थिंकिंग का हिस्सा बननी चाहिए। ये हुआ आपका रेवरेंस। टू सस्टेन देम, अपनी हमेशा अपने साथ उन चीजों को रखना है, उन मॉरल एटीट्यूड्स को रखना है, ये हुआ रेवरेंस। फेथफुलनेस क्या हुआ? फेथफुलनेस इज द कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेबली रिमेनिंग लॉयल टू समवन। ये बेसिकली लॉयल्टी की बात कर रहे हैं कि आप फेथफुल कब बनोगे? व्हेन यू आर लॉयल टू समथिंग, व्हेन यू आर लॉयल टू समवन। आप फेथ रख रहे हो अपने बिजनेस आइडिया पे, आप लॉयल हो उस बिजनेस आइडिया के लिए, ये एक एथिकल एटीट्यूड है। वाई? क्योंकि आपको बिजनेस उसी आइडिया पे बेस्ड करना है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आप उसी कंपनी के लिए फेथफुल हो, लॉयल हो उस कंपनी के लिए। ये आपका एक अच्छा एटीट्यूड है,
कंपनी के लिहाज से, ठीक है। वैसे लॉयल किसी के लिए नहीं रहना चाहिए, ये वर्ड बड़ा गंदा है, आप नौकर नहीं हो किसी के। नेक्स्ट, वेरासिटी। वेरासिटी है कि अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपली। एथिकल एटीट्यूड एक ये भी है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस होनी चाहिए। आप एक डीएम हो, आपको इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आपको सिरदर्द लगी भी हुई है, भले ही जितनी ज्यादा सिरदर्द हो, फिर भी आपको जिले में जहां पे अगर हिंसा हुई है वहां पे जाना है, आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते। दैट इज अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। नेक्स्ट, गुडनेस। जैसे वैसे मैं किसी का डाई हार्टेड फैन नहीं हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ, हिज फादर डाइड लास्ट ईयर एंड he did not attend his cremation ceremony. Why? Because he was busy in some meetings, he was busy in handling COVID situation. मुझे नहीं पता रियल रीजन क्या रहा होगा, बट ऑफिशियली जो रीजन कन्वे किया गया वो ये था कि I could not attend even my father's cremation. Why? Because I was busy in handling COVID situation in the state. तो अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए, बट अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। दैट इज योर वेरासिटी। गुडनेस, गुडनेस तो भाई ये सारी मॉरल वैल्यूज का एक ही एक चीज में, अगर एक शब्द में आपको सारी मॉरल वैल्यूज को ऐसे निचोड़ के रखना हो, एकदम पैक कर देना हो एक शब्द में, एक पैकेट में, तो वो होगा गुडनेस वर्ड। बस गुडनेस में सारी चीजें आ जाती है, वेरासिटी, फेथफुलनेस, रेवरेंस, किसी के लिए अच्छा होना, मॉरल होना, हेल्पिंग द पुअर, ये सारी चीजें आपके एथिकल एटीट्यूड्स हैं। अब आता है पॉलिटिकल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या हुआ? ऐसे एटीट्यूड जो आपका पॉलिटिकल रिएक्शन डिसाइड करेंगे। आपने वोट दिया, किसको दिया? पॉलिटिकल एटीट्यूड पे बेस्ड है। आपने नोटा लगाया, क्यों लगाया? पॉलिटिकल एटीट्यूड पे बेस्ड है। हो सकता है आपने नोटा इसलिए दिया हो कि आपका कोई भी, आपको लगता हो कि कोई भी आपका जो उम्मीदवार है आपके क्षेत्र का, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ही इज नॉट हैविंग द एबिलिटी टू गेट योर वोट, ठीक है, उसमें वो एबिलिटी ही नहीं है, वो उतना क्वालिफाइड ही नहीं है कि आप उसको वोट कर सको, इसलिए आपने नोटा लगाया। हो सकता है एक रीजन ये हो। दूसरा हो सकता है आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड हो, आप मानते हो कि सारे पॉलिटिशियन चोर है, सारे गुंडे हैं, मुझे इन्हें वोट देना ही नहीं है, इसलिए मैं नोटा दे रहा हूं। तो ये दो अलग अलग एटीट्यूड हुए। तो एटीट्यूड डिटरमाइंस योर पॉलिटिकल रिएक्शंस एज वेल। तो वो एटीट्यूड जो आपके पॉलिटिकल एक्शंस डिटरमाइन करेंगे वो है आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड। सिंपल। क्या जरूरत थी यूपीएससी को सिलेबस में ये इतनी छोटी चीजें मेंशन करने की, मुझे आज तक समझ नहीं आया। लेकिन पॉलिटिकल एटीट्यूड पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं जस्ट इस स्लाइड के बाद। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड डिटरमाइन करेगी? बेसिकली वो सारी चीजें जो हमने यहाँ डिस्कस की हुई है वो सारी चीजें इसमें भी है। क्या है? जैसे फैमिली हो गया, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, फैमिली के आइडिया कैसे हैं। कई होते हैं कट्टर कांग्रेसी, कई होते हैं कट्टर बीजेपी, तो आप भी कट्टर बीजेपी बन जाओगे। वाई? बिकॉज योर फैमिली इज कट्टर बीजेपी। तो फिर आता है कल्चर, आपका कल्चर कैसा है। अगर आप एक ऐसे कल्चर से आते हैं जो कि एकदम रिजिड कल्चर है, ठीक है, जो बोलता है कि अपने ही कल्चर को सपोर्ट करो, एक ऐसे कल्चर से आते हैं तो आपका पॉलिटिकल आइडिया वैसा हो जाएगा। रिलीजन भी आपके पॉलिटिकल आइडिया को शेप करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं रेडिकलाइजेशन इन इस्लाम, देयर आर सर्टेन ग्रुप्स, जैसे आपका दारुल उलूम हो गया, आई थिंक नो दारुल उलूम नहीं, वहाबी मूवमेंट हो गया, राइट। जैसे इस तरीके के जो मूवमेंट हो गए ये रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप इनसे रिलेटेड, अगर आप इन सारे मूवमेंट्स इस रिलीजन की स्ट्रीम से संबंध रखते हो तो आप तो यही बोलोगे, हाँ भाई मुझे तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है, मतलब एक इस्लामिक स्टेट बनाना है पूरी दुनिया में। तो आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड भी वैसा ही हो जाएगा, आप सपोर्ट करने लग जाओगे आईएसआईएस को, इस तरीके की चीजों को, अगर आप ऐसे मूवमेंट्स पे फेथ रखते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है जैसे आइडियोलॉजी हो गया। आइडियोलॉजी माने जिस आइडियोलॉजी से के लिए आप डेडिकेटेड फील कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप एक मार्क्सिस्ट हो, मतलब डाई हार्टेड फैन ऑफ कार्ल मार्क्स, है ना, कि भाई मार्क्स तो भगवान है, अगर आप वैसे वाले मार्क्सिस्ट हो
तो आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड भी वैसा ही हो जाएगा। आप बोलोगे यार ये सारे तो कैपिटलिस्ट के एकदम चमचे हैं, मैं तो एक को ही वोट दूंगा, ठीक है, कम्युनिस्ट ही हूँ जो भी। तो फिर आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड आपके आइडियोलॉजी पे बेस्ड होगा। ये सारी चीजें आपको पता है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट, रिलीजन, कल्ट वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर हिस्ट्री पे आपका एटीट्यूड बहुत डिपेंड करता है कि आप जिस रीजन में रह रहे हो, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। फॉर एग्जांपल आप इंडियन हो तो आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स वेस्ट कैसा होगा। अब इंटरनेशनल लेवल में भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है, तो आपका वेस्ट के लिए एक पॉलिटिकल एटीट्यूड डेफिनेटली एक बड़ा गंदा सा होगा कि यार ये बड़े गंदे आदमी है, हमें बड़ा एक्सप्लॉइट किया इन्होंने। वाई? क्योंकि आपकी हिस्ट्री वैसी रही है, आपको वाकई में एक्सप्लॉइट किया हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज ने। तो आपका एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपका वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन। भाई पॉलिटिकल एटीट्यूड इकोनॉमी पे बहुत डिपेंड करता है। इकोनॉमी इज इक्वल टू पॉलिटिक्स, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, अवध ओझा। इकोनॉमिक कंडीशंस बड़ी डिपेंड करती है। अगर आप एक गरीब आदमी हो, भूखे आदमी हो, पहली बात आप तो सोचोगे ही नहीं पॉलिटिक्स के बारे में। आप बोलोगे यार सारे गुंडे चोर है, पिछले साल आके आए थे, हमसे वादा करके गए 1 महीने का शराब तुम्हें फ्री देंगे, दिए होते तो पैसा बच जाता, 7,000 बच जाता, सेविंग होती बच्चे के नाम पे, एफडी होती और आज तोड़ देता। मतलब ऐसा भी हो सकता है, वैसे ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी है। मतलब आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत हद तक डिटरमाइन करती है कि आप पॉलिटिकली कैसा सोचते हो। तो जो भूखा नंगा आदमी है वो पॉलिटिक्स के बारे में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। जो मिडिल क्लास है उसमें एक अर्ज है राइज होने की, वो हमेशा संतोष में कभी नहीं रहेगा मिडिल क्लास। वाई? क्योंकि वो कभी राइज करेगा ही नहीं। रिस्क वो लेना नहीं चाहता जो कि राइज करने के लिए जरूरी है, और दबाव वो रहना नहीं चाहता क्योंकि उसने देखा हुआ है किसानों के साथ बड़ा बड़ा दुर्व्यवहार होता है यार, इनकी लाइफ बड़ी गंदी है। तो वो कुछ करने के लायक नहीं है, जो मिडिल क्लास एटीट्यूड है, इसलिए वो बड़ा परेशान रहता है। परेशानी का परिणाम ये होगा कि वो किसी भी सरकार से संतुष्ट नहीं होगा। जब संतुष्ट नहीं होगा किसी भी सरकार से तो वोट हमेशा वो चेंज करेगा। इसी वजह से सरकार भी चेंज होती है, मेनली बिकॉज ऑफ मिडिल क्लास, मेनली बिकॉज ऑफ मिडिल क्लास वोट्स। अदरवाइज जो डाई हार्टेड फैन होते हैं वो हमेशा गरीब लोग होते हैं। जो कट्टर कांग्रेसी, कट्टर बीजेपी, ये हमेशा गरीब लोग होंगे, ये कभी अमीर लोग नहीं होंगे। अमीर लोग हमेशा उनके साथ जो उनको टेंडर देगा, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है अमीर वोटों की, वो वोट डालते भी नहीं है। तो सरकार चेंज होगी ये किस पे डिपेंड करता है? मिडिल क्लास पे। वाई? क्योंकि वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगी, कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। नेक्स्ट, सोशल स्ट्रक्चर। आपका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे आप ब्राह्मण हो तो आप ब्राह्मणों को वोट दोगे, आप योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करोगे। ठाकुर हो तो आप ठाकुर सज्जन सिंह को सपोर्ट करोगे। ये पता नहीं किसी सीरियल में था, जहां भी था। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर है। बाकी अभी क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर में परसुएशन जानेंगे। अभी इसके क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछे हुए हैं इस चैप्टर से। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिविल सर्वेंट हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर द एक्सट्रीम स्ट्रेस। What contributes positive attitude in a person? देखो सिंपल सी बात, पॉजिटिव एटीट्यूड पूछा हुआ है कि भाई आदमी में पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आता है। सिंपल सी बात, पॉजिटिव एटीट्यूड को आपने डिफाइन करना है कि कैसा एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड हु सीज, हु लुक्स एट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ समथिंग। पॉजिटिव एटीट्यूड वही हुआ जो नेगेटिव्स को भले ही अवॉइड ना करे, नेगेटिव्स को भी देखे, बट ही लुक्स एट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ समथिंग्स। He does not avoid the negative things of that thing, but no, first पहला लुक वो अगर कहीं पे देगा, पहली नजर कहीं देगा, तो वो उस चीज की अपॉर्चुनिटी, उस आइडिया की अपॉर्चुनिटी पे देगा, उस आदमी की अपॉर्चुनिटीज पे देगा कि हाँ ये आदमी मेरे लिए ये कर सकता है। वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, सिंपल। फिर आपने ये एक्सप्लेन भी करना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड डज नॉट मेयरली मीन कि भाई आपको हमेशा स्टे पॉजिटिव रहना है सब चीजों के लिए। आपको डेफिनेटली अपनी एक प्लानिंग के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए उसके नेगेटिव चीजों पे भी ध्यान देना होगा और उसके लिए प्लानिंग करनी होगी, तभी आप सक्सेसफुली उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन पहली नजर आपको देनी है उस चीज के अपॉर्चुनिटीज के। वो हुआ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपने ये कर दिया, डिफाइन कर दिया। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
civil servant who is often required to function under extreme stress. What contributes to positive attitude? फिर आपने आगे कनेक्टिव लाइन आप ऐसे लिख सकते हो कि हाँ, positive attitude is really can really be considered as essential characteristic of civil servant. Why? Because they have to often deal with extreme stress during their working. और एक्सट्रीम स्ट्रेस क्या होगा ये भी आपने बताना है आंसर में, ये सारी चीजें भी आपने लिखनी है, 20 नंबरियां बनाना है आपको आंसर को। तो कैसा कैसा एक्सट्रीम स्ट्रेस है आप लिख सकते हो कि सिविल सर्वेंट्स फेस फॉलोइंग एक्सट्रीम स्ट्रेसेस। भाई पॉलिटिकल स्ट्रेस है, यस इकोनॉमिक स्ट्रेस है, यस फैमिली प्रेशर भी होता है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है, दूसरी तरफ दंगा भड़का हुआ है शहर में, किसको संभाले किसको नहीं, ये हुआ एक्सट्रीम स्ट्रेस। तो इस तरीके के स्ट्रेसेस से डील करते हैं पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो ऐसे में पॉजिटिव एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो, तो मैंने आपको बताया ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं कि भाई आप उसकी कॉग्निटिव लर्निंग को चेंज करो, ये सारी चीजें हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट, हेट्रेड इज destructive of person's wisdom and conscience that can poison a nation's spirit. Do you agree with this view? Justify your answer. देखो यहां कहने की कोशिश की गई है कि आदमी के विजडम को भी हेट्रेड डिस्ट्रॉय कर सकता है और नेशन की कंसाइंस को भी, मतलब एक नेशन की स्पिरिट को भी हेट्रेड, अगर आप नफरत करते हो किसी चीज से तो वो कंट्री भी खत्म हो सकती है हेट्रेड से। तो आपने बस इसमें एग्जांपल सबसे ज्यादा देने चाहिए। सबसे पहले हेट्रेड को डिफाइन करो कि हेट्रेड इज एन इमोशन ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स, ठीक है। हेट्रेड रेफर्स टू नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड समथिंग और सम पर्सन और सम कंट्री और सम कम्युनिटी, बस इतना से डिफाइन कर दो। नेक्स्ट कि डिस्ट्रक्टिव ऑफ पर्सन एटीट्यूड, ये कैसे हो सकता है, ये किसी आदमी के विजडम को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 1, हेट्रेड लिमिट्स योर लर्निंग कैपेबिलिटी। वाई? क्योंकि आप दूसरे आदमी से लर्न करोगे ही नहीं, उसकी अच्छी बातें आप लोगे ही नहीं, आप हमेशा उसकी बुरी बातों के पीछे पड़े रहोगे और उससे नफरत करते रहोगे, हमेशा उसके बारे में सोचते रहोगे। सो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी हेट्रेड से, नफरतों से बहुत कम हो जाती है। नंबर 2, यू फोकस ऑन डाउनग्रेडिंग योर एनिमी रादर देन अपग्रेडिंग योर ओन कैपेबिलिटीज। जब आप किसी से नफरत करते हो किसी आदमी से तो आप उस आदमी को गिराना चाहते हो बजाय इसके कि आप खुद को उठाओ। ऐसी ही स्पिरिचुअल बातें करनी होती है एथिक्स में, बड़ा खुश होगा एग्जामिनर, कपड़े फाड़ देगा भाई। तो नेक्स्ट, हेट्रेड इज हाँ, और ये आपके विजडम को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, जब आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी खत्म हो गई, जब आप दूसरों को, अपने आप को इवॉल्व करना बंद कर दोगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप स्ट्रेस में आ जाओगे। जब आप अपने दुश्मन का बिगाड़ कुछ नहीं सकते, जिससे आप हेट करते हो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो आप स्ट्रेस में आ सकते हो। और स्ट्रेसफुल पर्सन कैन नेवर बी अ विजनरी पर्सन। विजडम भी आपका खत्म, कंसाइंस भी आपकी खत्म। तो और फिर आता है कि हाउ हेट्रेड कैन बी डेट्रीमेंटल टू नेशनल स्पिरिट। फिर आप इसमें भी नीचे लिख सकते हो कि सिर्फ आदमी के लिए खतरनाक नहीं है हेट्रेड, कंट्रीज के लिए भी खतरनाक है। एग्जाम्पल देने हैं आपने इसमें, आप जर्मनी का एग्जाम्पल दे दो। जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा हेट्रेड फैलाई, जर्मनी खत्म हो गया। नाजीवाद, नाजियों ने हेट्रेड फैलाई, नाजी खत्म हो गए। फांसीवादी खत्म हो गए, इन्होंने भी हेट्रेड फैलाई थी। मार्क्सिज्म को एंड तक आना पड़ा, वाई? बिकॉज हेट्रेड फैलाई गई। कम्युनिस्टों ने हेट्रेड फैलाई, किसके खिलाफ? कैपिटलिस्ट के खिलाफ। हेट्रेड नहीं फैलाई होती, एक दूसरा अप्रोच अपनाई होती, तो हो सकता कुछ हो सकता था। एग्जाम्पल और दो, इसमें एग्जाम्पल दो कि पाकिस्तान का विभाजन होना पड़ा, क्यों? क्योंकि हेट्रेड की वजह से। वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को डिसलाइक करता था, पाकिस्तान मर गया, नेशन की स्पिरिट खत्म। डू यू एग्री विद दिस व्यू? बस हो गया, एग्री तो कर लिया, और जस्टिफाई योर आंसर, यही तो आपने जस्टिफाई कर दिया, आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय क्राइसिस ऑफ कंसाइंस? याद होगा आपको, मैंने पिछले शायद 3-4 लेक्चर पहले आपको एक टास्क दिया था कि आप कुछ शब्दों पे, आप जितने भी पहले के लेक्चर हैं आप उनको एक बार ध्यान से देख लो। तो मैंने आपको एक टास्क दिया था, आपको कुछ टर्म्स वहां पे दी थी और मैंने कहा कि अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस इन सारी टर्म्स पे आप रिकॉर्ड करो और उनको रट के रखो, क्योंकि यूपीएससी कभी भी वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ सकती है। एक उसमें मैंने क्राइसिस ऑफ कंसाइंस भी बोला था कि भाई कभी आपने क्या क्राइसिस ऑफ कंसाइंस से डील किया है, ठीक है। हाउ डज इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन पब्लिक डोमेन? देखो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस क्या होता है अगर आपको पता नहीं है, सिंपल कि आपके फैक्ट कुछ और बोल रहे हैं, आपकी आत्मा कुछ और बोल रही है। दो डिसीजन लेने हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं,
सही डिसीजन कौन सा है, ये वो आपका क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। योर कंसाइंस पे समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अवेलेबल फैक्ट्स, दैट इज योर क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। ये बिल्कुल कॉग्निटिव डिसोनेंस जैसा होता है, जो कि अभी हम आगे स्टडी करेंगे। क्राइसिस ऑफ कंसाइन, हाउ डज इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में ये कैसे आता है क्राइसिस ऑफ कंसाइंस? तो आप वहां लिख सकते हो कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर भी आपका क्राइसिस ऑफ कंसाइंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके मंत्री ने बोला कि ये काम करो, काम थोड़ा आपको इमोरल सा लगा, तो आप वहां क्राइसिस में आ जाओगे, करना है कि नहीं करना है। तो पॉलिटिकल प्रेशर से भी आ सकता है, पर्सनल सिचुएशन से भी आ सकता है ना। और आपके अगर पर्सनल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो उस वजह से भी आपका पब्लिक डोमेन में ये क्राइसिस ऑफ कंसाइंस आ सकता है। मान लो आपको लगता हो कि हाँ, ये काम करना इलीगल तो है, लेकिन मुझे इससे 4 करोड़ भी मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा इसमें थोड़ा फेरबदल करके कर लूं। उस टाइम आप क्राइसिस में आ जाओगे, आपकी आत्मा कुछ और बोल रही है, फैक्ट कुछ और बोल रहा है। तो ऐसी चीजें, इस तरीके से आपका क्राइसिस ऑफ कंसाइंस आता है पब्लिक डोमेन में। ये सिर्फ 10 नंबरी क्वेश्चन था और आपको 5-6 पॉइंट इसमें लिखने थे, बस, डन। यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स। ये मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल एटीट्यूड हमने यहाँ स्टडी किया, कहाँ काम आएगा ये पॉलिटिकल एटीट्यूड, तो ये यहाँ काम आया। लास्ट ईयर यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पॉलिटिकल एटीट्यूड पे, कि यंग लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की इच्छुक ही नहीं है, वो आ ही नहीं रहे पॉलिटिक्स में। कुछ ऐसे स्टेप आप सुझाएंगे कि किस तरीके से आप उनको ला सकते हैं पॉलिटिक्स में? ठीक है, ये 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप इसमें एटीट्यूडनल चेंज की बात कर सकते हो कि भाई पॉलिटिकल एटीट्यूड, सबसे पहले तो आपको बताना है कि क्यों यंग पीपल, सबसे पहले आपको कारण पता होना चाहिए, एग्जामिनर को कारण बताने हैं कि क्यों यंग लोग नहीं आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो आप इसमें लिख सकते हो कि देयर आर एटीट्यूडनल इश्यूज, लोग पॉलिटिक्स को एक अच्छा प्रोफेशन नहीं मानते हैं। दूसरा, देयर इज डोमिनेंस ऑफ क्रिमिनल एक्टर्स इन पॉलिटिक्स। तीसरा, है ना, क्योंकि अब जहां पे क्रिमिनल है वहां शरीफ आदमी कैसे आ सकता है। चौथा, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं बच्चों को ऐसे ऑक्यूपेशन लगाना, क्योंकि सिक्योर लाइफस्टाइल वो चाहते हैं अपने लिए, है ना। ये ऐसी सारी चीजें जो जो आपके दिमाग में आती है, एक बार इसको एनलिस्ट कर दें वो सारी चीजें, और वहां पे एकदम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर जो आपके पास ये कारण आते हैं ना, इन्हीं के कारण के सॉल्यूशन आपने बस यहाँ दे देने। जो यहाँ पे आप कारण निकाल रहे हो उसी का उल्टा आपने यहाँ लिख देना है, बस वो हुए आपके स्टेप्स टू मोटिवेट। आई होप आपके लिए लेक्चर ये क्लियर रहा होगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ। बाकी मिलेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में।